बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल के मोशन को डिस्कस करेंगे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, दो अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स हैं और इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ उसकी डायरेक्शन है। अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पर रखते हैं तो ये पॉजिटिव प्लेट इसको रिपेल करेगी और नेगेटिव इसको अट्रैक्ट करेगी, जिसकी वजह से इसके ऊपर लगने वाली फोर्स पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चली जाएगी। अब इसमें यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर जो है वो हमने पढ़ा कि F बराबर होता है QE के। ये हमने 12 चैप्टर के अंदर पढ़ा था, E इजिकल टू F ओवर Q और F बराबर होता है QE के। FE इलेक्ट्रिक फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, Q चार्ज पार्टिकल का जो चार्ज है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है और E इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को आप कह सकते हैं। तो बाई सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक F बराबर होता है ma के। कि जब किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगती है तो फोर्स की डायरेक्शन के अंदर जो है वो एक्सेलरेशन पैदा होता है और हम यहाँ पे लिखेंगे FE इज इक्वल टू QE और FE इज इक्वल टू MA। ये दोनों की लेफ़्ट साइड बराबर है। जिन दो इक्वेशंस की लेफ़्ट साइड बराबर होती है उनकी राइट साइड भी बराबर होती है। तो हमने लिखा MA इक्वल्स टू QE। तो अब इसमें ये M इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर जाकर डिवाइड हो गया, तो A बराबर आ गया QE ओवर M। अब एक्सेलरेशन तीन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, चार्ज की मैग्नीट्यूड पे, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर और M के ऊपर। जितना चार्ज की मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगी एक्सेलरेशन भी ज़्यादा, इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी एक्सेलरेशन उतना ज़्यादा, जितना चार्ज पार्टिकल का मैस ज़्यादा होगा उतना उसमें एक्सेलरेशन कम पैदा होगा। अच्छा, फिर हमने लिखा इफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ यूनिफॉर्म देन एक्सेलरेशन इज़ आल्सो यूनिफॉर्म। अगर E यूनिफॉर्म होगी तो एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म होगा। उसके साथ हमने लिखा द पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम कैन बी फाउंड बाय यूजिंग इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि किसी भी लम्हे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल की जो पोजीशन है, उसकी जगह है, उसको हम फाइंड कर सकते हैं। किससे? हम इक्वेशंस ऑफ मोशंस को यूज़ करके। कौन सी इक्वेशन? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपने पढ़ी थी, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपने पढ़ी थी, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी। इन इक्वेशंस को यूज़ करके हम चार्ज पार्टिकल की पोजीशन यानी उसके डिस्प्लेसमेंट को किसी भी लम्हे जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर इसके बाद लॉरेंट्ज फोर्स क्या है? अगर किसी चार्ज पार्टिकल को ऐसी जगह से गुजारा जाए जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो अप्लाई और मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई की गई हो, तो उस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल पे अपनी फोर्स लगाती है और मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर अपनी फोर्स लगाती है। अब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक जो फोर्सेस हैं उनका जो सम है उसको हम लॉरेंट्ज फोर्स कहते हैं। ये हमने लिखा द वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्सेस अप्लाइड ऑन अ चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड लॉरेंट्ज फोर्स। वेक्टर सम किन किन फोर्सेस का ले रहे हैं हम? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस का, जो किस पे लगती हैं? चार्ज पार्टिकल के ऊपर लगती हैं। तो ये हमने लिखा है लॉरेंट्ज फोर्स बराबर है सम ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्सेस। इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला होता है QE और मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है Q इंटू V क्रॉस B। अब ये दोनों वैल्यूज जो हैं यहाँ पर इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर दें। F हमारे पास वैसे ही आ जाएगा, इक्वालिटी वैसे ही आ जाएगी। इस FE की जगह पर हम QE लिख देंगे और FB की जगह पर हम लिखेंगे Q इंटू V क्रॉस B। तो ये लॉरेंट्ज फोर्स का हमारे पास फार्मूला आ गया। फिर हमने साथ में लिखा कि ओनली इलेक्ट्रिक फोर्स डज वर्क ऑन द चार्ज पार्टिकल। सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो चार्ज पार्टिकल पे वर्क करती है, यानी उसको उसके ऊपर फोर्स लगाती है और उसको मूव भी करवाती है, अपने पैरेलल या अपने अगेंस्ट मूव करवाती है। लेकिन जो मैग्नेटिक फोर्स है वो चार्ज पार्टिकल पे कोई वर्क नहीं करती। ये हमने लिखा नो वर्क इज डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स। वजह उसकी ये है कि मैग्नेटिक फोर्स इज जस्ट अ डिफ्लेक्टिंग फोर्स। ये चार्ज पार्टिकल के डायरेक्शन को चेंज करती है, एक डिफ्लेक्टिंग फोर्स है, इसलिए ये वर्क। अच्छा, यहाँ पर टेक्स्ट बुक के अंदर जो है ये पॉजिटिव प्लेट दिखाई गई है, ये नेगेटिव प्लेट दिखाई गई है। एक चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर किया गया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये पॉजिटिव प्लेट इसको रिपेल कर रही है और नेगेटिव अट्रैक्ट कर रही है, और जिसकी वजह से इस चार्ज पार्टिकल का मोशन आहिस्ता आहिस्ता इलेक्ट्रिक फील्ड की जानिब बेंड हो गया। अब यहाँ पर इस जगह पर
जो इलेक्ट्रिक फोर्स और जो चार्ज पार्टिकल है उनके दरमियान किया जाने वाला वर्क जो है वो ज़ीरो होगा, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में परपेंडिकुलर हैं। ये स्पेशल केस है। तो यहाँ पर फिर जैसे ही चार्ज पार्टिकल ने अपने आप को बेंड किया तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में जो है वो परपेंडिकुलर नहीं रहे और इलेक्ट्रिक फोर्स चार्ज पार्टिकल के ऊपर उसने वर्क करना शुरू कर दिया। तो बहरहाल हम यही कहते हैं कि जो चार्ज पार्टिकल है उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स कोई वर्क नहीं करती, क्योंकि वो हमेशा चार्ज पार्टिकल को सर्कल के अंदर घुमाती है और इलेक्ट्रिक फोर्स चार्ज पार्टिकल को के ऊपर वर्क करती है। सर्कल में घुमाने वाली फोर्स जो है वो कोई वर्क नहीं करती, जिस तरह आपने सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में पढ़ा था 5वें चैप्टर के अंदर कि सेंट्रीपिटल फोर्स परफॉर्म्स नो वर्क बिकॉज इन दिस केस द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो कोई भी फोर्स जो चार्ज पार्टिकल को या किसी बॉडी को सर्कुलर पाथ में घुमाए वो ज़ीरो वर्क परफॉर्म करती है। इसकी एग्जांपल्स आप ले लें, मैग्नेटिक फोर्स चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में घुमाती है, वो भी वर्क नहीं करती। फिर इसी तरह ग्रेविटी की फोर्स समटाइम्स चीज़ों को सर्कुलर पाथ में घुमाती है, जिस तरह जो सैटेलाइट्स हैं वो ज़मीन के गिर्द सर्कुलर पाथ में अगर मूव कर रहे हैं तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स भी उनके ऊपर कितना वर्क करेगी, ज़ीरो वर्क करेगी, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स सैटेलाइट्स के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रही है। बहरहाल तो आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक एंड डिटर्मिनेशन ऑफ ई ओवर एम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। चार्ज टू मास रेशो हमने फाइंड करनी है इलेक्ट्रॉन की। ये एक एक्सपेरिमेंट भी है और ये एक जो है वो टॉपिक भी है चार्ज टू मास रेशो का। तो बहुत अहम टॉपिक है, आपका 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन बन के जो है ये आता है। वगैरह फर्ज करें एक नैरो बीम है इलेक्ट्रॉन्स की, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है और करती है और उसको प्रोजेक्ट किया जाता है 90 डिग्री के एंगल पे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ऐसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो इनटू द पेपर है। ये देखें यहाँ पर शो किया गया है, ये यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी बीम को प्रोजेक्ट किया गया और ये मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस का मतलब है इनवर्ड टू द पेज या इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। तो ये इनवर्ड है और वेलोसिटी जो है उसकी डायरेक्शन इस तरफ है। मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पर डाउनवर्ड लगी जिसने इन चार्ज पार्टिकल के स्ट्रेट पाथ को जो है वो बेंड कर दिया। अब मैग्नेटिक फोर्स जो है उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड किस तरह है, तो राइट हैंड रूल हमने पढ़ा था। राइट हैंड रूल में हमने ये पढ़ा था कि जो वेलोसिटी है वो मैग्नेटिक, ये थंब जो है वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, जो फिंगर्स हैं मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं और पाम के परपेंडिकुलर जो है वो मैग्नेटिक फोर्स लगती है। तो यहाँ पर ये बात याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन्स जिस तरफ मूव करते हैं करंट की डायरेक्शन उसके अपोजिट होती है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, गौर से सुने, इलेक्ट्रॉन्स जिस तरफ मूव करते हैं करंट की डायरेक्शन उसके हमेशा अपोजिट ली जाती है। तो इसमें तो अगर इलेक्ट्रॉन जो है उसकी डायरेक्शन इस तरफ है तो करंट की डायरेक्शन इसके अपोजिट होगी। तो ये करंट की डायरेक्शन में हम करंट लेंगे, सॉरी राइट हैंड का जो थंब है उसको शो करेंगे और ये जो फिंगर्स हैं ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगी और जो पाम के परपेंडिकुलर है वो फोर्स लगेगी, फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड है। इसी डाउनवर्ड लगने वाली फोर्स की वजह से ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर से अपने सर्कुलर पाथ को बेंड करके इस तरफ आ जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है, वेलोसिटी उसकी इस तरफ है डाउनवर्ड। अगर वेलोसिटी डाउनवर्ड है तो करंट इसके बिल्कुल अपोजिट होगा, उसकी डायरेक्शन अपवर्ड होगी। इस जगह पर देखें, यहाँ पर वेलोसिटी की डायरेक्शन अगर डाउनवर्ड है तो करंट की डायरेक्शन अपवर्ड होगी। तो ये थंब करंट की तरफ, ये स्ट्रेट फिंगर्स हैं मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जो कि इनवर्ड हैं, तो फोर्स इस साइड पे लगेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर फोर्स को इस साइड पे दिखाया गया है। अच्छा, अब यही फोर्स इन चार्ज पार्टिकल्स को यानी इलेक्ट्रॉन्स को सीधा नहीं जाने देगी, अब इनके पाथ को इस तरफ को बेंड कर देगी। अब यहाँ पर क्या होगा, इस जगह पर वेलोसिटी की डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी इस तरफ है। अगर इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी इस तरफ है तो करंट की डायरेक्शन इसके बिल्कुल अपोजिट होगी। ये आपने याद रखना है कि जिस तरफ इलेक्ट्रॉन्स की मोशन को दिखाया गया होता है करंट की डायरेक्शन उसके अपोजिट होती है। अब करंट की डायरेक्शन ये जिस तरफ मैं कर्सर से शो कर रहा हूँ इस साइड पे है, करंट की डायरेक्शन इस तरफ,
मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है तो फोर्स किधर लगेगी, अपवर्ड लगेगी, तो ये अपवर्ड फोर्स ये देखें यहाँ पर दिखाई गई है। इसी तरह यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी अपवर्ड है तो करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी, तो यहाँ पर करंट की डायरेक्शन को डाउनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड को इधर और फोर्स इस साइड पे लगेगी। ये देखें यहाँ पर दिखाया गया है फोर्स इस डायरेक्शन के अंदर जो है वो लग रही है। तो ये मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रॉन्स को सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करवा रही है। तो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला ये था एफ बी इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। यहाँ पर एफ बी मैग्नेटिक फोर्स को रिप्रेजेंट कर रही है, क्यू एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को रिप्रेजेंट कर रही है, वी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी और बी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज चूँकि नेगेटिव ही होता है तो हमने यहाँ पर नेगेटिव ही लिख दिया। डायरेक्शन भी चूँकि हमने यहाँ पर बताई हुई है वेक्टर फॉर्म में लिखा है इसलिए हमने नेगेटिव का साइन भी पुट कर दिया। लेकिन इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड जब लिखेंगे तो आपने सेकंड चैप्टर फर्स्ट ईयर में भी ये पढ़ा था कि किसी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होती है। इसीलिए हमने यहाँ पर जब मैग्नीट्यूड लिखी तो ये पॉजिटिव में लिख दिया सारा। v क्रॉस b को हमने वी बी साइन थीटा लिखा, ये लिख दिया वी बी साइन थीटा। ई वैसे का वैसे ही, थीटा 90 डिग्री था, आप देख सकते हैं यहाँ पर वेलोसिटी और जो मैग्नेटिक फील्ड है उनके दरमियान एंगल 90 डिग्री है। कैसे, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है और वेलोसिटी इस तरफ है, आप ऐसे शो कर सकते हैं। ये फिंगर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है, इनवर्ड है, और ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। इन दोनों के दरमियान एंगल 90 डिग्री बन रहा है, इसलिए हम ये कह रहे हैं इस जगह पर एंगल 90 डिग्री है वी और बी के दरमियान। तो यहाँ पे थीटा 90 लिखा। इस जगह पर देखें, इस जगह पर वेलोसिटी डाउनवर्ड है, ये डाउनवर्ड, और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो एंगल यहाँ पर भी 90 डिग्री बन रहा है। तो इस जगह पे भी 90, इस जगह पे भी 90, हर जगह पे 90 होगा, तो इसलिए हमने साइन 90 पुट कर दिया। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है तो अगले स्टेप में यहाँ पर 1 लिख देंगे। ये देखें हमने लिख दिया। EVB वैसे ही लिखा, साइन 90 की जगह पर 1 लिख दिया। EVB 1 से मल्टीप्लाई होके EVB रह गया। चूंकि ये मैग्नेटिक फोर्स चार्ज पार्टिकल्स को, इलेक्ट्रॉन्स को सर्कल में घुमा रही है तो इसलिए हम कहेंगे ये सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रही है। तो ये हमने कहा एज सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय मैग्नेटिक फोर्स सो FB इज इक्वल टू FC, यानी FB मैग्नेटिक फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रही है। तो इस वजह से हमने इन दोनों को बराबर लिख दिया। FB की वैल्यू ऊपर हमने फाइंड की EVB है और FC की वैल्यू mv स्क्वायर ओवर r होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू। ये दोनों वैल्यूज ये और ये दोनों इस इक्वेशन में लिख दी, थर्ड इक्वेशन में। तो हमारे पास आंसर क्या आया, वैल्यूज पुट करने के बाद हमने FB की जगह पर EVB लिखा, FC की जगह पर mv स्क्वायर ओवर r लिख दिया। v से ये v का स्क्वायर कट गया, यहाँ पर एक v बच गया। ये m इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, e की डिवीजन में आ गया, e ओवर m बन गया। ये b मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर r के साथ आ गया, तो e ओवर m हमारे पास बराबर आ गया वेलोसिटी ओवर dr, मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय रेडियस। अच्छा, यहाँ पर ये बात ध्यान में रहे कि हमें अब चार्ज टू मास रेशो फाइंड करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। हमें E ओवर M फाइंड करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेट या आप कह लें सोलेनॉइड के ज़रिए से प्रोवाइड की जाती है और उसकी मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ये होता है म्यू नॉट NI। म्यू नॉट की वैल्यू आप पहले पढ़ चुके हैं, 4 पाई क्रॉस 10⁻⁻⁷ होती है वेबर पर एम्पेयर पर मीटर। स्मॉल n ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है। जो सोलेनॉइड हम यूज़ कर रहे होते हैं उसके ऊपर चक्रों की तादाद, नंबर ऑफ टर्न्स की तादाद रिटर्न होती है, लिखी होती है। तो फर्स्ट करें 1000 है तो हम 1000 लिख देंगे, 500 है तो 500 लिख देंगे कैपिटल N। और स्मॉल l क्या है, उस सोलेनॉइड की लेंथ जिस सिलेंडर पे वो लपेटी गई है उस सोलेनॉइड की जो लेंथ है उस लेंथ की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो स्मॉल n की वैल्यू आ जाएगी। I एम्पेयर मीटर लगा होता है सोलेनॉइड के साथ जिसके ज़रिए से हम करंट को मेजर कर लेते हैं और करंट की वैल्यू इधर। तो ये सारी वैल्यूज़ इधर पुट करके हमें क्या पता चल जाता है, B की वैल्यू का पता चल जाता है, वो यहाँ पर पुट कर देंगे क्योंकि हमें E ओवर M फाइंड करना है। R रेडियस, हमें इलेक्ट्रॉन जिस ट्रेजेक्ट्री यानी जिस पाथ को फॉलो कर रहे हैं सर्कुलर पाथ, उसका रेडियस भी हमें चाहिए। लेकिन इलेक्ट्रॉन तो इनविजिबल होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के पाथ को विजिबल करने के लिए हम जिस ट्यूब में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं उसको
हाइड्रोजन गैस से भर देते हैं लो प्रेशर के ऊपर। तो ये लिखा टू कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द सर्कुलेटिंग इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन गैस इज फिल्ड इन द ग्लास ट्यूब एट लो प्रेशर। हाइड्रोजन गैस को लो प्रेशर पे ग्लास ट्यूब में भर दिया जाता है। अब लो प्रेशर पे क्यों भरा जाता है? आमतौर पे जितनी भी डिस्चार्ज ट्यूब्स हैं उनमें हम प्रेशर को कम रखते हैं, क्योंकि प्रेशर को कम रखने से एक्साइटेशन का प्रोसेस या आयनाइजेशन का प्रोसेस ज़्यादा इजी हो जाता है। और वैसे भी हाइड्रोजन गैस नॉर्मली H2 की फॉर्म में होती है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में होती है, तो लो प्रेशर में ये एटॉमिक फॉर्म में आ जाती है। जिस तरह एक आदमी है, अब उसके ऊपर बहुत ज़्यादा वज़न है, अब उसको वो जंप करना चाहता है, एक्साइटेड होना चाहता है उसके लिए जंप लगाना मुश्किल है, लेकिन और अगर वही आदमी उसके ऊपर लोड कम है तो उसके लिए एक्साइट करना इजी है, तो बहरहाल उसके लिए जंप लगाना जो है वो इजी है। तो यहाँ पर भी ये होता है, हम गैस एटम्स को एक्साइटेड करना चाहते हैं तो इसके लिए प्रेशर उनके ऊपर कम रखा जाता है। तो गैस एटम के एक्साइटेशन से क्या मुराद है कि जब उसका इलेक्ट्रॉन सूटेबल एनर्जी एब्जॉर्ब करके लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाता है तो हम उसको कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन भी एक्साइटेड, एटम भी एक्साइटेड। एज द इलेक्ट्रॉन मूव्स दे कोलाइड्स विद द एटम्स ऑफ द गैस। ये जो सर्कल में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे ये मूव करते हैं तो ये जो गैस वहाँ पर हाइड्रोजन गैस भरी होती है उसके एटम से टकराते हैं। फिर क्या करते हैं? दिस एक्साइट्स द एटम्स ड्यू टू विच दे एमिट लाइट्स। ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हाइड्रोजन गैस के एटम्स को एक्साइटेड करते हैं, लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट पे ले जाते हैं और वो फ़ौरन ही डी एक्साइट करते हैं। जब वो डी एक्साइट करते हैं तो वो अपनी एनर्जी को विजिबल लाइट की फॉर्म में रिलीज़ करते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जिस सर्कुलर पाथ में घूम रहे होते हैं वो सर्कुलर पाथ रिंग की शक्ल में हमें नज़र आना शुरू हो जाता है। हम उस सर्कुलर पाथ का डायमीटर फाइंड करते हैं और उसके ज़रिए से आसानी से रेडियस को मेजर कर लिया जाता है। डायमीटर कैसे फाइंड करते हैं कि प्रैक्टिकली हमारे पास इस तरह की जो है वो रिंग हमें नज़र आता है। ये देखें, ये इस तरह का रिंग नज़र आता है, इलेक्ट्रॉन्स का पाथ इस तरह का ग्रीन कलर का अमूमन ये रिंग हमें नज़र आता है। अब इसमें इस रिंग का हम डायमीटर क्या है? अपोजिट बाउंड्रीज को मिलाने वाली, सर्कल की अपोजिट बाउंड्रीज को, साइड्स को मिलाने वाली ऐसी स्ट्रेट लाइन जो सर्कल के सेंटर से गुजरे उसको डायमीटर कहते हैं। अब हम स्केल के ज़रिए से यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी लेंथ मेजर कर लेते हैं जो कि डायमीटर है, और उसको 2 पे डिवाइड करके हम रेडियस फाइंड कर लेते हैं। तो यही हमने यहाँ पर लिखा कि द डायमीटर ऑफ द रिंग एंड द रेडियस आर which is equal to d by 2 can be measured easily। अच्छा, अब इसमें मैं फिर रिपीट करता हूँ, हाइड्रोजन गैस को क्यों भरा? क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉन सर्कल में घूमते हुए नज़र नहीं आ रहे थे, इतने छोटे होते हैं। जब हाइड्रोजन गैस को भरा तो ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन गैस के एटम से टकराना शुरू हो गए और वहाँ से विजिबल लाइट एमिट होना शुरू हो गई। जहाँ जहाँ से इलेक्ट्रॉन गुजर रहे थे वहाँ से विजिबल लाइट एमिट हो रही थी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स का जो पाथ है, सर्कुलर पाथ, वो हमें नज़र आना शुरू हो गया। उस पाथ का डायमीटर फाइंड करके बाद में उसका रेडियस हम फाइंड कर सकें। तो फॉर्मूला ये जो था इसमें हमें 2 चीज़ें फाइंड हो गई। E/m फाइंड करने के लिए हमें B चाहिए था, वो मैंने बता दिया, इधर से फाइंड कर लिया। हमें रेडियस चाहिए था, वो हाइड्रोजन गैस को लो प्रेशर पे फिल करके हमने फाइंड कर लिया। अब हमें इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी फाइंड करनी है। अब वेलोसिटी कैसे फाइंड करते हैं? चूंकि इलेक्ट्रॉन्स को मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट करने के लिए हम पोटेंशियल सोर्स को, बैटरी को यूज़ करते हैं। बैटरी इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर वर्क करती है और उनको मूव करवाती है। अब बैटरी का या पोटेंशियल सोर्स का इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर किया जाने वाला वर्क वो बराबर है, V बराबर होता है W/Q के, तो वो वर्क बराबर है QV के। W वो वर्क है जो बैटरी या पोटेंशियल सोर्स जो है वो इलेक्ट्रॉन्स पे करता है, Q चार्ज है और V वोल्टेज है। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की मैग्नीट्यूड E है और उसका जो जिस वोल्टेज से हम इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट कर रहे हैं तो वो V है। तो हमने लिखा W=EV। तो ये वर्क है जो इलेक्ट्रॉन्स पे किया जा रहा है। फर्ज करें मेरे हाथ में कोई चीज़ है, अगर मैं उसको फेंकता हूँ तो मैंने उसके ऊपर वर्क किया, मेरा वर्क किया जाने वाला वर्क उसको मूव करवाने का बायस बनेगा। तो मूव करने वाली बॉडी की एनर्जी कौन सी होती है? काइनेटिक एनर्जी। तो हम कह सकते हैं किया जाने वाला वर्क किस में कन्वर्ट हो गया? काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर भी हमने ये लिखा, दिस वर्क डन बाय द पोटेंशियल सोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन्स बिकम
बिकम्स देयर काइनेटिक एनर्जी। ये जो वर्क करती है बैटरी या पोटेंशियल सोर्स इलेक्ट्रॉन्स पे, वो वर्क इलेक्ट्रॉन्स की क्या बन जाता है? एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बन जाता है। आपके हाथ में बॉल है, आप फेंकें, आपका किया जाने वाला वर्क बॉल की कौन सी एनर्जी बन जाएगा? काइनेटिक एनर्जी बन जाएगा सबसे पहले, बकिया चेंजेस बाद में। तो हमने W की जगह पर EV लिखा और काइनेटिक एनर्जी की जगह पर हाफ mv² लिख दिया। अब ये 2 डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और m मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर जाके डिवाइड हो गया। अब ये जो V है, ये कैपिटल V है, ये वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और स्मॉल v वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमें V की वैल्यू चाहिए, स्क्वायर की नहीं चाहिए, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया, तो हमारे पास V की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट 2EV/m। अब ये V की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 4 में पुट की। इक्वेशन नंबर 4 कौन सी थी? वो मैंने साइड पे दोबारा लिख दी, वो ये थी E/m वेलोसिटी ओवर BR। अब B और R की वैल्यूज हमने फाइंड कर ली थी, V की वैल्यू चाहिए थी, और वो ये हमने फाइंड कर ली। अब इस वैल्यू को हमने इस जगह पर पुट करना है इक्वेशन 4 में। इक्वेशन 4 यहाँ पर इसलिए लिखी क्योंकि ताकि आपको पता चल जाए कौन सी इक्वेशन थी। E/m वैसे का वैसे ही, इक्वालिटी ये वाली वैसे ही, और ये जो ऊपर वेलोसिटी है इसकी जगह पर हमारे पास ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 2EV/m, और साथ में डिवीजन में BR वैसे का वैसे ही आ जाएगा। बाई टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स सॉरी बाई टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे स्क्वायर लिया। स्क्वायर क्यों लिया? क्योंकि हमें E/m फाइंड करना है, तो E/m यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। मैथमेटिक्स का रूल है कि जिस चीज़ को फाइंड करना होता है वो एक जगह पर होनी चाहिए सेपरेट, तो ये E/m सिर्फ एक जगह पे होना चाहिए, दो जगह पे नहीं होना चाहिए। तो इधर से इसको निकालने के लिए हमें स्क्वायर रूट ख़त्म करना पड़ेगा। स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ क्या लेना पड़ेगा? स्क्वायर। तो वही किया हमने, तो इधर आ गया E²/m², और इधर स्क्वायर हमने अप्लाई कर दिया। जब स्क्वायर अप्लाई किया तो ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट को उड़ा देगा, तो E²/m² इधर आ जाएगा 2EV/m, और नीचे B और R का स्क्वायर आ जाएगा, B²R²। ऊपर वाला स्क्वायर रूट ख़त्म हो गया स्क्वायर की वजह से, नीचे वाले जो वेरिएबल्स हैं उनके ऊपर, जो पैरामीटर्स हैं उनके ऊपर स्क्वायर आ गया। अच्छा, अब E इस E² से और M इस m² से कटा, तो हमारे पास E/m 2V/b²R², ये फार्मूला बन गया। अब B की वैल्यू B = μ0 Ni, ये फार्मूला हमने उधर से हम फाइंड करते हैं। R रेडियस है, वो मैंने आपको बताया कैसे फाइंड करते हैं। V वोल्टेज है, ये वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं? जिस वोल्टेज के ऊपर हम ये प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे होते हैं उसको वोल्ट मीटर से रीड कर लेते हैं, तो वोल्ट मीटर के ज़रिए से हम वोल्टेज को मेजर कर लेते हैं। तो सारी वैल्यूज इधर पुट करते हैं, तो हमारे पास चार्ज टू मास रेशियो आ जाती है किसकी? इलेक्ट्रॉन की। और उसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए? E/m, आपको पता है E की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 होती है इलेक्ट्रॉन के लिए। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31 होता है। इन दोनों को डिवाइड करें तो चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन आती है 1.758 × 10⁻11 कूलम पर kg। ये हमारे पास चार्ज टू मास रेशियो है। इसको 1.76 भी पढ़ते हैं, एक्सपोनेंट 11 कूलम पर kg इलेक्ट्रॉन्स के लिए। अच्छा, इसमें कुछ MCQs बन जाते हैं। सम टाइम वो पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल हैज़ लीस्ट E/m वैल्यू, तो सबसे कम E/m वैल्यू किसकी होगी? प्रोटॉन की, इलेक्ट्रॉन की, न्यूट्रॉन की, अल्फा पार्टिकल की? तो न्यूट्रॉन की। वजह? क्योंकि न्यूट्रॉन का E 0 होता है, तो 0/समथिंग 0 आ जाएगा, तो न्यूट्रॉन की E/m वैल्यू 0 है। अच्छा, फिर उसके साथ अगर न्यूट्रॉन का ऑप्शन ना दिया हो तो बाकी तीन में से सबसे कम किसकी होगी? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल का मास इन सबसे ज़्यादा है। अगर मास सबसे ज़्यादा, उसका चार्ज 2e होता है और मास 4m होता है, तो मास के ज़्यादा होने की वजह से उसकी E/m वैल्यू इन तीनों में से प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन से जो है वो कम होगी। तो सबसे कम न्यूट्रॉन की, उसके बाद उससे थोड़ी ज़्यादा किसकी है? अल्फा पार्टिकल की। अच्छा, अब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में से किसकी E/m ज़्यादा होगी? तो इलेक्ट्रॉन का चूँकि मास कम है इसलिए E/m इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा। प्रोटॉन का चार्ज तो उतना ही होता है लेकिन मास थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होता है। मास के ज़्यादा होने की वजह से E/m जो प्रोटॉन की है वो कम होगी। इलेक्ट्रॉन की E/m वैल्यू ज़्यादा और प्रोटॉन की E/m वैल्यू इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में कम। तो सबसे ज़्यादा किसकी हुई? तो सबसे ज़्यादा
इलेक्ट्रॉन की हुई E/m, जो यहाँ पर 4 पार्टिकल लिखे हैं इनमें से। तो ये ऑब्जेक्टिव थी, MCQ था एक। बाकी भी साथ साथ MCQ को डिस्कस करेंगे। कोई चीज़ स्टूडेंट्स आपको समझ ना आई हो तो ज़रूर पूछेंगे, क्वेश्चन करेंगे, इंशाल्लाह हम उसको डिस्कस करेंगे, मज़ीद क्लियरिफाई करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।